लॉर्ड कर्जन भाग 2, इसके लिए आप पहला भाग देख लें। तो जैसा कि मैंने बताया, बालक शिव शंभू का किस्सा सुना करके फिर वो आगे कह रहे हैं, आपने माय लॉर्ड यहाँ जब से आए हैं तब से बुलबुलों का सपना ही देखा है या कोई असली काम भी किया है? वो कहते हैं, आप बारंबार अपने दो अति तुम तराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। इन दोनों के बारे में मैं भी आपको बता चुका हूँ पहले भाग में, पर जरा विचारिए तो ये दोनों काम शो हुए या ड्यूटी? ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, ध्यान दें। राजा का काम या आज के संदर्भ में कहें तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का काम क्या होता है? शो और ड्यूटी का फर्क समझा रहे हैं वो। शो यानी दिखावटी काम और ड्यूटी यानी असली काम। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के एक दो बार देखाने की चीज़ होगा, उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जाएगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी, ऐसा तो आप भी न समझते होंगे। मैं इससे कुछ छोड़ रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आपने जो दिल्ली दरबार लगाया वो एक सपनों का राज्य था, हुआ, खत्म हो गया, उसकी स्मृतियाँ हैं, लोग उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन वो कुछ वैसा ही है जैसे बालक शिव शंभू ने अपने सपने में सोने की चिड़िया, सोने के महल, अचानक सपना टूटा तो वही चारपाई, न कोई कुछ, ऐसे ही आपका दिल्ली दरबार खत्म हो गया। वास्तव में आइए, धीरज धरिए, धरती पर आइए, वास्तविकता को देखिए। इस भारत में इस समय अकाल पड़ा है, आपकी दूसरे कामों में ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी अकाल राहत के कामों में ज़रूरत है। और एक बहुत मज़ेदार लाइन मैं आपको पढ़ देता हूँ। कहाँ गई? काट दीजिए, दोबारा से पढ़ते हैं। बाल मुकुंद गुप्त उर्फ शिव शंभू शर्मा यहाँ इतनी जबरदस्त चुटकी लेते हैं, कहते हैं कि इन मूर्तियों का क्या काम है जो आप बनवा रहे हैं? एक बार देखने से विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम कर लेने के अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं है। आप ढेर सारी मूर्तियाँ बनवा रहे हैं, मूर्तियाँ किस काम आती हैं? लॉर्ड कर्जन की मूर्ति बनी थी दिल्ली में, कर्जन रोड है, जिसका नया नाम अब कस्तूरबा गांधी मार्ग है, वहाँ पे थी, अब हटा दी गई, क्योंकि लोग अपनी मूर्तियों से याद नहीं रखे जाते, लोग अपने कामों से याद रखे जाते हैं। शहंशाह की इज्जत तख्ते ताऊस से नहीं है, बल्कि उसके किए गए कामों से है। इसी निबंध से कोट कर रहा हूँ। मूर्तियों का क्या होता है? थोड़े दिनों बाद मूर्तियाँ, पक्षी यानी कबूतर वगैरह सुबह सुबह बैठ करके एक विशेष क्रिया करते हैं, मैं उसका उल्लेख यहाँ नहीं करूँगा, उस काम में आने के योग्य रह जाती है। यही लिखा है वाल्मीकि ने। तो वो कह रहे हैं आपको मूर्ति बनवानी हो तो लोगों के दिल में बनवाइए। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं बता करके इस निबंध की फिर भाषा और शैली पर बात करूँगा, वो ये है, आइए मूर्तियाँ दिखाएं। ये एक असली मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है, पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। वो लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। लॉर्ड रिपन अच्छे वायसरॉय थे। एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि आप लॉर्ड रिपन की नीतियों पर चलिए, जिन्होंने भारत में कुछ कल्याणकारी काम करके अपनी छवि भारत के लोगों के दिल में बनाई। उनकी कोई मूर्ति नहीं है देश में, लेकिन उनकी मूर्ति लोगों के दिल में है। और दूसरा वो कह रहे हैं, और देखिए एक स्मृति मंदिर जो आपके 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। कौन सा संगमरमर से बना हुआ? विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता वाला। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा स्मृति मंदिर है? यह है स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 ईस्वी का घोषणा पत्र। ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये बड़ी मज़ेदार बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी मुश्किल बात है, लेकिन ये 1903 ईस्वी है। ये नरम दल की राजनीति है। नरम दल की राजनीति जो थी, उसके अंदर जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, वो ब्रिटिश राज का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तत्कालीन वायसरॉय जो थे उनका विरोध करते थे। और उनको ये लगता था कि क्वीन महारानी हमारे लिए बुरी नहीं है, वो हम उनकी प्रजाएं, अगर उन तक हमारी बात पहुंच जाएगी तो वो हमें भी वही सारे अधिकार देंगी जो ब्रिटेन के नागरिकों को, गोरों को मिले हुए हैं। तो लड़ाई की शुरुआत दरअसल समान अधिकारों की मांग से हुई। बाद में फिर वो दूसरे चरण में पहुंची। नरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये नरम दल की राजनीति जो थी, ये सब समान अधिकारों की लड़ाई से शुरू हुई थी। इसीलिए वो ब्रिटेन की महारानी के 1858 ईस्वी के घोषणा पत्र को ज़्यादा बड़ा स्मृति चिन्ह कह रहे हैं। यह तो ऐसा मैं नहीं कह रहा कि उस समय के सारे लोग वास्तव में यही मानते थे कि ब्रिटिश राज हमारे लिए अच्छा है। हो सकता है ये रणनीति रही हो, इस गहराई में हम नहीं जा सकते फिलहाल, लेकिन ये जरूर है कि जब समान अधिकार नहीं मिले
तब उसके बाद धीरे धीरे आगे राजनीति बढ़ी और हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग की, जो उसके बाद अगले चरण में आती है। 1929 ईस्वी में जाकर के हमने पूर्ण स्वतंत्रता का कांग्रेस ने विधेयक पारित किया। तो ये धीरे धीरे करके हम अगले चरण में पहुंचे। आज नरम के लोगों का मजाक उड़ाना बहुत आसान है कि वो लोग क्या है खाली एप्लीकेशन देते थे, लेकिन आप कोई भी सीढ़ी सीधे नहीं चढ़ सकते। पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद ही दूसरी पे चढ़ा जाता है। भारत के लोगों को ये एहसास दिलाया जाना कि जो ब्रिटिश राज है, जो आपको आपके लिए कल्याणकारी दिख रहा है, वो दरअसल कल्याणकारी नहीं है, वो भेदकारी है। वो अपने नागरिकों के साथ एक बर्ताव करता है, यानी इंग्लैंड के नागरिकों के साथ एक अधिकार देता है, वैसे ही अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं देता है। उसमें इस प्रकार के लेखों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और वो कहते हैं आपका मूलधन समाप्त हो गया इस निबंध में, अब आप जो भी जी रहे हैं सूट में जी रहे हैं। और बाल मुकुंद गुप्त की भविष्यवाणी सही साबित हुई। 1905 ईस्वी में बंग भंग विभाजन के बाद की प्रतिक्रिया में जो भारत में असंतोष और विद्रोह भड़का, उसके परिणाम स्वरूप क्वीन एडवर्ड ने लॉर्ड कर्जन को वापस बुला लिया और भारत में दूसरे वायसरॉय आए। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1905 में खत्म हो गया। लेकिन वो फिर आखिर में कहते हैं कि आप एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कर लीजिए। शो को शो समझिए, दिल्ली दरबार और विक्टोरिया मेमोरियल ये सब शोबाजी है। आप असली काम कीजिए जो आपको करने चाहिए। असली कामों की याद दिलाने वाला यह निबंध है। एक राजा को उसके कर्तव्य की याद दिलाने वाला है। एक देश के प्रमुख को ये समझाने वाला निबंध है कि आपको देश की असली उन्नति के लिए काम करना है। देश की उन्नति इससे नहीं होती कि देश में कितनी कारें आ गई या देश में कितने बड़े बड़े उद्योग लग गए। देश की उन्नति इससे होती है कि देश के निवासियों को रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं सारी उपलब्ध हैं या नहीं है। इन सब बातों को ध्यान करेंगे तो इस निबंध का महत्व आज भी बहुत ज़्यादा है। आज भी हमें अपने देश की चुनी हुई सरकारों से सवाल पूछते रहना चाहिए कि क्या वो वास्तविक काम कर रही हैं, क्या वो इस देश की तरक्की के लिए असली काम कर रही हैं। अब थोड़ी सी बात इस निबंध की भाषा के बारे में। कितने मिनट हुए कैलाश जी? 7। 2-3 मिनट में बात कर देता हूँ। मैंने कल भी ये बात कही थी, यह एक बनती हुई भाषा है। दरअसल ये एक तरह से देखा जाए तो भारतीय युग खत्म ही हुआ है। बाल मुकुंद गुप्त की भाषा मुहावरेदार है, चुटकीदार है, बोलचाल की भाषा है। इसमें मैंने 2 शब्द बीच में काम में लिए थे कि आप अपने 2 तुम तराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं, दिल्ली दरबार और विक्टोरिया मेमोरियल। तुम तराक शब्द पे ध्यान दीजिए। तख्ते ताऊस कैसे उर्दू से लेकर के और हमारी ठेठ हिंदी के बोलचाल के शब्द इसके अंदर आ रहे हैं। यदि आपको ध्यान हो तो कल के निबंध में, बालकृष्ण भट्ट के निबंध में एक शब्द आया था, इस काम में कोई तंत्र नहीं है। ये तंत्र नहीं है, बिल्कुल बोलचाल का शब्द है जो आज भी काम में लिया जाता है, लेकिन लेखन में आपको नहीं दिखेगा। लेखन से हम धीरे धीरे बोलचाल के शब्दों को बाहर कर चुके हैं। वो बोलचाल के शब्द यहाँ फिर से आते हैं और इन निबंधों को बहुत अच्छा बनाते हैं। यह मैं फिर दोहरा रहा हूँ, नव जागरण काल का निबंध है। जागृति फैलाना, लोगों को लॉर्ड कर्जन की गलत नीतियों के प्रति जागरूक करना, उसके खिलाफ चेतना पैदा करना इस निबंध का उद्देश्य था। निबंध छद्म नाम से लिखा गया था। छद्म नाम से लिखने की उस जमाने में शैली थी। खुद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छद्म नाम से बहुत सारे निबंध लिखे हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध निबंध है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। दरअसल छद्म नाम से लिखने के 2 कारण होते थे। इस निबंध की शैली की बात करते समय आपको छद्म नाम पे थोड़ा लिखना चाहिए परीक्षा में, यदि शैली पर से उत्तर लिखें तो। छद्म नाम के 2 कारण थे। एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि छापे खाने का सारा नियंत्रण अंग्रेज़ों के सीधे नियंत्रण में थे। लोग अंग्रेज़ छापा मार करके आपके छापे खाने को बंद कर सकते थे, आपकी पत्र पत्रिकाओं को जब्त कर सकते थे। आप अंग्रेज़ों की निगाहों में थे, इसलिए सीधे अपने नाम से न लिखना एक तरह की रणनीति भी होती थी। दूसरा ये होता था कि जो संपादक होते थे वो खुद अपने पत्र में अपने नाम से लिखना अच्छा नहीं मानते थे कि खुद अपना ही छाप रहे हैं। इसलिए जब संपादकों को खुद अपने अखबार में कुछ खुद लिखना होता था तो छद्म नाम का इस्तेमाल करते थे। मैं एक मज़ेदार बात बताता हूँ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती में जब छद्म नाम से लिखते थे तो किस नाम से लिखते थे? बहुत ही मज़ेदार है, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। वो नाम लिखते थे, वो किस नाम से लिखते थे? उनका नाम था भुजंग भूषण भट्टाचार्य। तो इस तरह के छद्म नामों का भी पूरा इतिहास है। बाद में कई बार तो व्यक्ति का छद्म नाम उसका असली नाम हो जाता है। जैसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, नाम तो था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, आज हम उन्हें जिस नाम से जानते हैं वो उन्होंने शुरू में छद्म नाम के रूप में रखा, बाद में उनका मूल नाम हो गया अज्ञेय। तो छद्म नाम से लिखा गया निबंध है, बोलचाल की भाषा में है, उर्दू से लेकर के बोलचाल के सारे शब्द आते हैं और व्यंग्य है, एक तीखा व्यंग्य है। व्यंग्य कल भी मैंने आपको बताया था, व्यंग्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है इशारा।
इशारों इशारों में ऐसी बात कह दी जाए कि सुनने वाला तिलमिला जाए, हंसी हंसी में उसको बेधने वाली बात कह दी जाए। यह निबंध हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है, आप इसे पढ़ें। मैं आपको निबंध अलग से भेज रहा हूँ और इसके बारे में सारी बातें इस पाठ में मैंने कर दी हैं। धन्यवाद।